आज हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग, चैप्टर नंबर 8। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। हमेशा याद रखना 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अगर आपको 5 फंक्शंस याद ना आए मैनेजमेंट के, तो आपको चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 8 पे आना है। वही सारे चैप्टर्स के नाम है, वो आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम लास्ट फंक्शन को पढ़ रहे हैं, कंट्रोलिंग। ठीक है। कंट्रोलिंग एग्जैक्टली होता क्या है? कंट्रोलिंग का एग्जाम्पल है, जैसे कि अब आपने टारगेट ले रखा है, हर किसी ने अपने लिए कुछ टारगेट ले रखा हो। किसी का है 60% का टारगेट, किसी का है 90% का टारगेट, किसी का 95+ का टारगेट है। तो आपका ये टारगेट है, आपने अपना ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो। फिर फाइनली जब आपका रिजल्ट आ रहा है, स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है और आपका रिजल्ट आ रहा है, तो आप देखते हो कि मैंने तो 90% के लिए एम किया था, पर मेरे आए 70% हैं। तो आप सबसे पहले कंपेयर करते हो कि आपका स्टैंडर्ड क्या था और आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या था। उन दोनों को कंपेयर करोगे, उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, जो कि 20% का डिफरेंस था। उससे कारण जानोगे कि मैं अपने टारगेट तक क्यों नहीं पहुंच पाया। उसके कारण जानोगे, उसके कारण जो आपको मिलेंगे उसके ऊपर वर्कआउट करोगे, व्हाट आर द रीजंस, एंड आई विल वर्कआउट ऑन दोज रीजंस। उसकी जो डेविएशन है उसके ऊपर वर्कआउट करोगे, एंड फिर अपने आप को बेहतर जो है स्टेप्स लेके बेटर करोगे। और हो सकता है आप 90% का टारगेट अचीव कर लो। तो कंट्रोलिंग इज ऑल अबाउट रीचिंग योर टारगेट, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रीच योर टारगेट, फाइंडिंग द डेविएशन, फाइंडिंग द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू रीच योर टारगेट। तो ये सारा चैप्टर कंट्रोलिंग इसके बारे में ही है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक। तो कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें आप ये देखते हो कि जो आपके प्लान टारगेट्स हैं, जो आपका स्टैंडर्ड टारगेट सेट है, वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हो कि नहीं पहुँच पा रहे हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और अगर नहीं पहुँच पा रहे हो तो उसका क्या कारण है। नाउ देर आर वेरियस फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, उसी के अंदर लिखे हुए हैं। पहला फीचर है, कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान्स। तो सबसे पहला फंक्शन है कि आप कंट्रोलिंग करते ही किस लिए हो। आप ये जानने के लिए कंट्रोलिंग करते हो या ये करने के लिए कंट्रोलिंग करते हो कि जो आपका प्लान है उसके हिसाब से सारा काम चले। ठीक है। आप ये इसलिए कंट्रोलिंग करते हो, आप मेक श्योर करना चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चाहे जितने आदमी हैं, जितना पैसा है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितना रॉ मटेरियल है, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो। जितना आपने टारगेट दिया है उतना काम भी हो और वेस्टेज ना हो। ये देखने के लिए भी आप कंट्रोलिंग करते हो और अपने गोल्स को अचीव करने का काम करते हो। इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ कैन यू से दैट कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड इसलिए है क्योंकि कंट्रोलिंग में आप मेक श्योर करते हो कि आपका जो काम है एज पर प्लान चले, आपके जो रिसोर्सेज हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज हो, और आपके जो गोल्स हैं प्री डिटर्मिन्ड गोल जो आपने पहले से ही तय कर रखे हैं, वो आप अचीव कर पाओ। इसलिए प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। मिल गया? मिल गया। के बाद आपका अगला क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन यू से कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन का मतलब होता है कि कंट्रोलिंग क्या हर लेवल पे चाहिए। हाउ कैन यू से कि कंट्रोलिंग हमें हर लेवल पे चाहिए होती है। परवेसिव का मतलब होता है हर लेवल पे, टॉप लेवल, जूनियर लेवल, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोलिंग चाहिए होती है। तो हम बोलेंगे हाँ, हर मैनेजर को जो है हर लेवल पे जो है आपको कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। ये प्राइमरी फंक्शन होता है हर मैनेजर का। हर मैनेजर को कंट्रोलिंग करके चलना पड़ता है। कंट्रोल उदय कंट्रोल, कौन सी मूवी का था ये डायलॉग? मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर लेवल हो, उनको कंट्रोलिंग इसमें कम में था। आधा बस कंट्रोल उदय कंट्रोल। मोर ओवर कंट्रोलिंग इज एज मच रिक्वायर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे आपकी अपनी लाइफ में हो कंट्रोलिंग। ठीक है। चाहे आपकी पढ़ाई में हो, चाहे आपकी पापा की बिजनेस में हो, चाहे आपकी जॉब में हो, चाहे मेरे ट्यूशन सेंटर पे हो, हर जगह कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? तो कंट्रोलिंग हर लेवल पे और हर तरीके की चीज़ों में कंट्रोलिंग चाहिए होती है। ठीक है ना? फर्स्ट डेट पे जाओगे, गर्लफ्रेंड बोलेगी कंट्रोल, है ना मोहित, ईशान?
चलो, ज्यादा घूम फिर लोगे तो माँ बाप बोलेंगे कंट्रोल, है ना। मोबाइल को थोड़ा कंट्रोल में चलाया कर, ज्यादा ना चलाया कर। ना थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग क्या समझते हैं कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम क्या कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और सबसे नीचे कंट्रोलिंग है। ऐसा नहीं होता, इट्स अ सर्कल। Planning, organizing, staffing, directing, and controlling. The controlling is not the last function of the management. Right after you control something, right after you try to control something, you make a new plan. ठीक है, तो इट्स अ सर्कल, इट्स नॉट अ स्टेयर, इट्स नॉट अ सिंगल लाइन। तो कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये एक साइकिल की तरह मूव करता है। आप पहले प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, स्टाफ करते हो, आप डायरेक्ट करते हो, फिर आप कंट्रोल करते हो कि कहाँ कमी रह गई, और नई कमी रहने के हिसाब से आप नए प्लान्स बनाते हो। तो फिर प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज़ अ साइकिल। इसके अंदर आप ये जानते हो कि कहाँ कमी रह गई, क्या कमी रह गई, और उसके हिसाब से मैं नया प्लान प्रिपेयर करूँगा। 90% लाने थे, 6 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। पर आपकी जो है पढ़ाई करी दिन में 1 घंटा, जब क्लास होती थी सिर्फ तब तक पढ़ाई करी। आपका जब पेपर हुआ, आए सिर्फ 70 मार्क्स, 60 मार्क्स, 50 मार्क्स, और आपने फिर देखा मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने पढ़ाई कम करी थी। नया प्लान, अब से दिन में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाई करूंगा। समझ में आया। फिर आपका टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग की क्या खासियत है, कंट्रोलिंग की क्या महत्वता है, क्यों करते हैं कंट्रोलिंग। सबसे पहले आप कंट्रोलिंग करते हो ताकि आप अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सको, ठीक है। हर किसी के अपने पर्सनल टारगेट्स होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं, कंपनी के भी इस तरह से टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं। अगर हम कंट्रोल करके नहीं चलेंगे, हम लेबर पे नज़र नहीं रखेंगे, हम कितना फाइनेंस यूज़ हो रहा है, कितना हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके नहीं चलेंगे, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। अगर मेरी कंपनी में एबिलिटी है कि एक दिन में वो 200 गाड़ियाँ बना सकती है, और वो बना भी रही थी, पर अचानक से बीच में ऐसा हुआ कि लोग ढीले पड़ने लग गए, ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो दिन में सिर्फ 100 गाड़ियां बन रही थी या 150 गाड़ियां बन रही थी, तो 50 गाड़ी का घाटा हो रहा था। तो उसको गोल को अचीव करने के लिए हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है कि कहाँ कमी पड़ रही है जो हम 200 से 150 पे आ गए। समझ आया। समझ आया। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। पूनम बंसल पोद्दार इस वक्त 70 किलो की है, और पूनम बंसल पोद्दार जो है वो 40 किलो की होना चाहती है, 45 किलो की, और कितने टाइम में, 1 महीने में होना चाहती है, ठीक है। मैंने टारगेट ले लिया कि मैं तो 1 महीने में 45 किलो की आके रहूंगी, 25 किलो खत्म कर डालूंगी, ठीक है। खाना खाना छोड़ दिया, वॉक पे वॉक कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, सब कर करा के भी मैं 60 किलो तक आ गई, ठीक है। 45 नहीं हो पाई। अब मेरा दिल खुश होगा या दुखी होगा, सबसे पहले ये बताओ। मेरा टारगेट था 45 का, ठीक है। मैं, ठीक है, दुखी होगा। मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ कर डाला, उसके बाद भी सिर्फ मैं 60 तक आई, मेरे को ये लगेगा। बट कई बार क्या होता है, आप बहुत मेहनत करते हो, आप सब कुछ करते हो, आपकी मेहनत में, आपकी कंट्रोलिंग में कमी नहीं है, पर आपने टारगेट इतना हाई ले लिया है कि वो अचीवेबल ही नहीं है, ठीक है। तो कई बार आपको टारगेट जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपने टारगेट ठीक लिया है कि नहीं लिया, ठीक है ना। अब मैं किसी बच्चे को बोल दूं कि तेरा टारगेट है कि तेरे को, मतलब वो बच्चा पास भी मुश्किल से हो रहा है, और मैं कहूँ तेरे को 93% लाने ही लाने हैं, वो कितनी भी हद मार लेगा, हो सकता है 85 तक आ जाए, 88 तक आ जाए, बट मैं सेलिब्रेट करने की जगह बोलूंगी हट, तेरे 93 नहीं आया, तो बेकार। तो क्या ये सही रहेगा। हाँ अंकित बोलो। तो आपको कई बार अपने स्टैंडर्ड जो आपने सेट करे, अपने जो टारगेट सेट करे हैं, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंट्रोलिंग आपको ये भी जानने में हेल्प करती है कि टारगेट सही अचीव करा है कि, या टारगेट सही सेट करा है कि नहीं। कई बार हम टारगेट गलत ले लेते हैं, ठीक है। देन थर्ड, मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम कंट्रोल करके चलते हैं, हर चीज़ को निगरानी रख के चलते हैं, तो हम बेटर यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का।
जैसे कि अगर तुमने टारगेट ले रखा है कि मुझे आने वाले एग्जाम के अंदर 90% तो मिनिमम स्कोर करना ही करना है, मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा गलत नहीं होने दूंगी, ठीक है। उसके लिए तुम अपने समय को सही, तुम्हारे पास इस वक्त एज अ स्टूडेंट तुम्हारे पास एक ही रिसोर्स होता है, समय, ठीक है। सबसे तगड़ा रिसोर्स है समय, औरों के पास नहीं होता, तुम्हारे पास होता है, सबके पास। तो समय को, अगर तुम्हारे पास टारगेट्स हैं लाइफ में, तुम समय को ढंग से यूज करोगे। और अगर लाइफ में टारगेट नहीं है, चल देख लेते हैं, चल जी लेते हैं, आज कुछ कर ही लेंगे, चल कुछ करने को नहीं है, कुछ गेड़ी ही मार लेते हैं, ठीक है। और वहीं पे आपके पास टारगेट्स होंगे, आज ये करना है, ये मेरे को खत्म करना है आज, तो आज मैं अपना टाइम यहाँ पे इतना लगाऊंगा, वहां पे इतना लगाऊंगा, वहां पे इतना लगाऊंगा। समझ आया? तो जब आप कंट्रोलिंग करते हो, आप अपने समय का बहुत अच्छा यूज करते हो। आपके जो एल्डर्स होते हैं, आपके दादा दादी लेवल के, पेरेंट्स लेवल के, वो हर चीज को देख परख के खरीदते हैं, है ना। वो ऐसे ही पैसा खर्च नहीं करते थे खाने पे या कपड़ों पे या इन चीजों पे। तो इसलिए उनका मनी मैनेजमेंट बेटर होता है हम लोगों की कंपैरेटिव में, राइट। तो वो कंट्रोल करके चलते हैं, इसलिए वो एफिशिएंटली यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज को। हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारे को इतने अच्छे से रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं आता है। मेरे एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहे हैं? नेक्स्ट आपका इम्प्रूव, आपका इम्पोर्टेंस का पॉइंट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। मैंने ईशान को टारगेट दिया, बेटा अगले टेस्ट के अंदर 70% ले आई हो, ठीक है। ईशान ने टेस्ट दिया और उसके 73% आ गए। ईशान का मोटिवेशन कहाँ जाएगा? हाई हो जाएगा। वो अगले टेस्ट के लिए एफर्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा ना। तो जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो ना, आपने जो अपना टारगेट खुद सेट किया, आपने उसके लिए मेहनत भी कर ली, कंट्रोलिंग कर ली और टारगेट को अचीव भी कर लिया, आपका मोटिवेशन लेवल ही अलग लेवल का हो जाता है। मोटिवेशन जो है आपकी किसी और ही लेवल पे पहुंच जाती है। फिर आपको अंदर से जुनून आता है कि मैं अपने आप को और बेटर करूं, ठीक है। तो अगर एक एम्प्लॉय को पहले से ही पता होगा कि मुझे क्या हासिल करना है, उसके लिए वो मेहनत करे, और अगर वो उसको हासिल कर लिया, उसके नियर बाय भी पहुंच जाए, तो उसकी जो अपने आप से मोटिवेशन लेवल है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, और वो बेटर वर्क करता है टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जब आपकी लाइफ में टारगेट्स होते हैं, जब आपको पता है कि मुझे करना क्या है, तो आप ज़्यादा बेटर डिसिप्लिन होके, ज़्यादा बेटर अपने आप को ऑर्डर में रख के, अपने आप को खुद ही रिस्ट्रिक्शंस लगा लगा के काम करते हो। जब आपके कोई गोल्स नहीं है, टारगेट नहीं है लाइफ में, कोई कंट्रोल ही नहीं करना, फिर तो कुछ कुछ है ही नहीं लाइफ में, तो चलो, ठीक है। वहीं पे टारगेट्स हैं तो आप अपने आप को बेटर कंट्रोल करते हो। किसी का जो है वेट कम करना टारगेट होता है, किसी का अच्छे मार्क्स लाना टारगेट होता है, किसी का ज़्यादा पैसा कमाना टारगेट होता है, किसी का अपने बिजनेस को बढ़ाना टारगेट होता है। हर किसी के अपने अपने टारगेट्स होते हैं। तो जिसका जो टारगेट होता है, अगर वो उस टारगेट के पीछे हो, तो वो अपने आप को बेटर ऑर्डर में रखता है, बेटर डिसिप्लिन में रखता है, और उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। अगर मेरा टारगेट ना हो कि मुझे जो है 5 बजे की क्लास लेनी है, ठीक है, या फिर मेरा ये टारगेट ना हो कि सर को जो है सुबह 11 बजे निकल के अपनी 9 बजे तक जितनी भी क्लासेस होती हैं वो लेनी है, तो सर किसी भी टाइम पे उठेंगे। पर सर का टारगेट होता है कि मेरी 11 बजे से क्लास शुरू है, तो उसके हिसाब से सर 8:30-9 बजे के बीच में उठ जाते हैं और अपने आप को डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। वरना हमारा भी दिल करता है हम 12 बजे तक बिस्तर को छोड़े ही ना, पड़े रहे, देखते रहे मूवीज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? कंट्रोलिंग हेल्प्स यू इन गेटिंग डिसिप्लिन। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शंस। जब आप कंट्रोल करते हो तो आपकी हर एक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेटेड होती है। जैसे अगेन आप ही का एग्जांपल दूंगी मैं पढ़ाई का, कि अगर आपका टारगेट है कि मुझे जो है 80-90 समथिंग कुछ भी लाना है बोर्ड्स में, तो आपके जितने भी आप सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करोगे, स्कूल की क्लासेस अटेंड करोगे, ट्यूशंस अटेंड करोगे और सेल्फ स्टडी करोगे, ये सब वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाएगी, ठीक है। आज ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, इसको 10 मिनट रिवाइज करना है शाम को सोने से पहले। तो जब आपके टारगेट्स होते हैं, आप कंट्रोलिंग करते हो, तो आपकी सारी एक्टिविटीज वेल कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं। उठना इतने बजे है, ठीक है, नाश्ता इतने बजे है, क्लास इतने बजे है, फिर ब्रेक इतने बजे है, फिर नेक्स्ट क्लास इतने बजे है, फिर मेरे को घूमने जाना है फ्रेंड के साथ इतने बजे, फिर वापस आके मुझे खाना खाना है, फिर मुझे रिविजन करनी है, फिर मुझे सोना है। सारी एक्टिविटीज आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड हो गई इफ यू हैव अ कंट्रोलिंग मेजर, इफ यू हैव अ टारगेट। मुश्किल हुई कोई?
लिमिटेशंस कट गया है। पूरी बुक में सिर्फ एक चैप्टर है जिसकी लिमिटेशन है प्लानिंग, वो आएगा। 100% लिमिटेशंस आएंगी उस चैप्टर से, हर साल आती है। एक बहुत खतरनाक टॉपिक था आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यहाँ से क्वेश्चंस आते थे। खुशी मनाओ, आपके कोरोना ने आपका सिलेबस कम करवा दिया, ये नहीं आ रहा। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है अगला, कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, खुश मत हो जाना। कंट्रोलिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, समझो कंट्रोलिंग प्रोसेस को। सबसे पहले अपना टारगेट सेट करोगे। सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, आपका टारगेट है क्या। तो अपने अपने पेन पेपर पे जहाँ पे भी लिखना चाहो अपने टारगेट्स लिख दो। सबसे पहला स्टेप ये आपके टारगेट्स। सेकेंड स्टेप होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि मैं एक्चुअली में कहाँ पर हूँ। ठीक है, अपनी एक्चुअल औकात जिसको हम कहते हैं वो चेक करना, सपने और औकात दोनों में, दोनों को कंपैरिजन करना। तो सबसे पहले आप अपना स्टैंडर्ड सेट करोगे, दूसरी बार आप अपनी जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखोगे, अपनी एक्चुअल वर्किंग कंडीशन को देखोगे, थर्ड आप दोनों का जो है कंपैरिजन करोगे। ठीक है, यहाँ मेरी चाहत है और मैं यहाँ हूँ, दोनों का डिफरेंस निकालना, दोनों का कंपेयर करना। चौथा, जो कारण है, जो कमी आई है, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिफरेंस है उसको एनालाइज करना कि क्या कमी है, कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करी जा सकती है। एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन का मतलब डिफरेंस, एनालाइजिंग डेविएशन। और पांचवा स्टेप होता है आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है, अकाउंट्स में कमी है, बिजनेस स्टडीज में कमी है, नंबर ऑफ आवर्स की पढ़ाई में कमी है, अटेंशन की कमी है, समय की कमी है, मैं टाइम से उठ नहीं रहा, उठ नहीं सो नहीं रहा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके करेक्टिव एक्शंस का पार्ट बनती हैं। दोबारा से बता रही हूँ, सेटिंग स्टैंडर्ड, measuring actual performance, comparing actual performance with the set standard, analyzing deviation and taking corrective action, 5 points। ये आपके स्टेप्स हैं। इस चैप्टर के अंदर पांचों चारों फंक्शंस के अंदर स्टेप्स हैं, कोई ना कोई दो चैप्टर से आपको स्टेप्स आएंगे, दो चैप्टर के स्टेप्स आपको करने हैं, मतलब सारे करने हैं, किसी दो चैप्टर के स्टेप्स पूछ लेंगे आपसे। हर साल आ रहे हैं, हर साल का पैटर्न है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन करूं? सो गुड सो फार, समझ आ रहा है? तनिष्क, ईशान, गुरुवंश है आज क्लास? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपना टारगेट सेट करते हो जिसके अगेंस्ट में आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाएगा। स्टैंडर्ड जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। परसेंटेज इंप्रूव करना, सेल्स इतने परसेंट से बढ़ाना, ठीक है, आपकी सेल्स जो है इतने हजारों करोड़ों रुपए से बढ़ाना, ये सब आपका जो है क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटेटिव होता है अपनी गुडविल को बढ़ाना, अपने मोटिवेशन लेवल को हाई करना, अपने माइंड को ज़्यादा रिलैक्स करना, अपने स्ट्रेस को कम करना, ये सब आपका क्वालिटेटिव होता है। पेपर में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के एग्जाम्पल मांग लेंगे स्टैंडर्ड्स के, तो ये अंडरलाइन कर लेना, मैंने फोटो भेजी हुई है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका टारगेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, एकदम रिजिड टारगेट रख दोगे ना, सिचुएशन बदल सकती है, कुछ और भी बात हो सकती है। आपका स्टैंडर्ड अगर फिक्स हो जाएगा तो उसको चेंज करने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आप शायद उसके साथ अपकीप ना कर पाओ। तो अपने टारगेट्स को फ्लेक्सिबल रखो कि वक्त बदलते वक्त के साथ आप उनको बदल सको, प्लस अपने टारगेट रियलिस्टिक रखो। ठीक है, मैं अगर कह दूं मुझे 1 महीने में 45 किलो ही होना है, मुझे प्रियांशी बनना है, मेरा बाप भी नहीं बन सकता, मैं क्या बनूंगी। ठीक है, तो आपके जो टारगेट्स होते हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, हवाबाजी नहीं करनी। तेरा भाई तो 3 बाइक एक साथ चला लेगा, नहीं चला सकता भाई, नहीं चला सकता, मान जाओ। स्टेप 2, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जो है, आप जो भी अपनी मेजर कर रहे हो उसी टर्म में मेजर करो जिस टर्म में आपने टारगेट सेट किया है। अगर मेरा डिसाइड किया, मेरा टारगेट है 90% लाना, तो आपकी परफॉर्मेंस जो आप मेजर करो वो भी परसेंटेज में करोगे, 70% है, 60% है, 50% है। ठीक है, अगर मैं कहूँ मेरा टारगेट है 90% लाना और मेरे आए 270 नंबर है, क्या समझ में आएगा तुम्हारे 270 आए कितने में से हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या परसेंटेज बनती है, नहीं पता। तो या तो अपना टारगेट ऐसा रखो कि मुझे 400 लाने और मेरे लाए 270 है,
या फिर अपना टारगेट ऐसा रखोगे 90% लाने और आए 70% है। तो जिस नंबर में, जिस प्रोपोर्शन में, जिस यूनिट में अपना टारगेट रखोगे, उसी यूनिट के अंदर अपना परफॉर्मेंस मेजर भी, एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी उसी टारगेट, उसी नंबर के अंडर करोगे। समझ में आया? ठीक है। जनरली हम अपनी मेजरमेंट को, अपनी जो टारगेट्स, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, उसको काम हो जाने के बाद देखते हैं। बट आप बीच बीच में भी अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। अगर तुमने अपना टारगेट लिया है बोर्ड्स का 90%, ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम हुए और तुम्हारे 70% आए, तो क्या उस वक्त कंपैरिजन करने का कोई फायदा है? कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लोगे? वहीं पे 90% का टारगेट है और अभी जो स्कूल के यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, आपके जो टर्मिनल्स हो रहे हैं, वहां से अपने आप को कंपेयर करो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो कि फाइनल एग्जाम तो हमारा मार्च में ही है। तो आप बीच बीच में अपने टारगेट्स को चेक कर सकते हो। समझ आया? एनी डाउट? आवाज आ रही है? नो? कौन कह रहा है नो? क्या समझ में नहीं आया बच्चे? अच्छा, कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो फिर आप इसमें थर्ड स्टेप के अंदर कंपेयर करते हो कि मैंने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है, ये भी गाना है ना कोई? तो इसके अंदर आप डिफरेंस को काउंट करते हो कि ये चाहते थे, ये मिला है, कितने का फर्क है। देन एनालाइजिंग डेविएशन, यहाँ पे आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो मैं करवाऊंगी। एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, एंड डिफरेंस के क्या मुख्य कारण है वो हम देखेंगे। जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, कि मैं पिज्जा खाने चला गया था, मैं बर्गर खाने चला गया, 1 घंटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया एक दिन के लिए, तो जो छोटी मोटी डेविएशन है, अगर मैंने लेट्स सपोज 90 का टारगेट लिया है और 89 आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइन। 70 का टारगेट लिया है, 68 आ गए हैं, फाइन। ठीक है। तो जब आपके डेविएशन बहुत छोटे मोटे अमाउंट के होते हैं, जिसका बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो चलता है। ठीक है। तो आप, बट कोई डेविएशन ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, फिर वो डेविएशन मैटर करता है। जैसे कि मेरा अगर टारगेट है 90 का और मेरे आए हैं 89, ठीक है, ऐसे तो चलता है। पर मुझे हिंदू कॉलेज में ही जाना है और हिंदू कॉलेज जो है 90% ही मांग रहा है एडमिशन के, फिर वो 89% मैटर करता है, फिर वो 1% का भी डिफरेंस बहुत मैटर करता है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो डिफरेंस है वो क्या आपको फर्क ला रहा है कि नहीं ला रहा है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बहुत फोकस नहीं करना है। पर वो छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क दे रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि अगर मेरी क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अंकित का और प्रियांशी का झगड़ा हो जाता है, ठीक है, अंकित और प्रियांशी एक दूसरे को देख नहीं सकते, इनका आपस में 36 का आंकड़ा है, लेट्स सपोज झगड़ा रहता है इनका। मुझे क्या, मेरा क्या जा रहा है, मुझे क्लास देनी है, बच्चे पढ़े। बट अगर तो मैं इसके ऊपर, इनकी डेविएशन के ऊपर, इनके झगड़े के ऊपर कोई ध्यान नहीं दूंगी, मैं अपना पढ़ाने का काम करूंगी, ये छोटी मोटी चीजें मैं नजरअंदाज करती हुई चली जाऊंगी। बट अगर इनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये पूरी क्लास को इंटरप्ट कर रहे हैं, तो क्या मुझे वो चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो हर वो चीज जिसके ऊपर आप ध्यान देते हो, वो होती है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और हर वो चीज जिसको आप ओम इग्नोराय नमा कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, वो होती है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इतना समझ में आया? ठीक है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसपे मैंने ध्यान दे दिया वो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये आपको अलग से आएगा पेपर में। ठीक है। ये आपसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए देंगे। ये मैं रीड कर रही हूँ और आपको बताऊंगी कैसे आप पहचान सकते हो कि ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है या ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। थक तो नहीं रहा कोई? ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, इसमें लाइन है, अंडरलाइन कर लेना। इट इज नीदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, आप हर एक चीज पे ध्यान नहीं दे सकते हो। ठीक है, सो इट इज नॉट इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल शुड बी therefore should be focus on key result area, अंडरलाइन कर देना key result area which are critical to the success of an organization। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लेना, व्हाट आर क्रिटिकल की एरियाज, की रिजल्ट एरियाज क्या होते हैं, दे आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आएगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि ना तो ये फायदेमंद है, ना ही आपकी बस की है कि आप हर एक चीज पे ध्यान दे दो। आपका ध्यान का फोकस एरिया होना चाहिए की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया होता है जो आपके काम के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हो, जिनका कम ज्यादा होना आपके काम को इम्पैक्ट कर जाए। जैसे मेरा इस वक्त की रिजल्ट एरिया ऑनलाइन ट्यूशन की वजह से इंटरनेट है। ठीक है, जहां मेरा इंटरनेट उड़ जाता है, जहां मेरी वाईफाई फैसिलिटी उड़ जाती है, मेरे को बहुत हानि हो जाएगी, मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेरी प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि मेरा इंटरनेट सफिशिएंट क्वालिटी का हो। ठीक है, अंकित और प्रियांशी का झगड़ा मेरे लिए इतना मैटर का नहीं है, मैं उसको इग्नोर कर दूंगी। ठीक है, मेरा की रिजल्ट एरिया इनका झगड़ा नहीं है, मेरा की रिजल्ट एरिया है मेरा वाईफाई नेटवर्क। ये इट इज वेरी क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ माय बिजनेस। if my wi-fi is not working, if my internet is not working, I am not able to reach you, and if I am not able to reach you, you are not able to grasp me, and you won't take classes from me, that will give me a lot of losses, right? So my key result area is very critical to the success of my organization। ये word as it is underline कर लेना। key result area are very critical to the success of organization। You cannot, and it is not economical and it is not possible to take care of everything। You should only focus on the key result areas। ठीक है, ये critical points होते हैं। अगर इन critical points में कुछ गड़बड़ होती है तो आपको भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है। जैसे कि इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल एज इट इज पेपर में आता है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि लेट्स सपोज मेरे जितनी भी लेबर काम कर रही है, मैं एक फैक्ट्री में हेड हूँ, मेरी खुद की एक फैक्ट्री है, मैं मालिक हूँ एक फैक्ट्री की। मेरी फैक्ट्री में लेबर जो है वो दंगे कर रही है और कह रही है कि हमारी सैलरी, हमारे वेजेस 5% से बढ़ाओ। ठीक है, और वहीं पे जो मेरी स्टेशनरी है, जो मैं कुरियर भेजती हूँ अलग अलग लोगों को, मेरा कुरियर कुरियर जाता है कि मेरी पेमेंट कर दो, इतना आपका बिल हुआ, वो 15% से बढ़ गया। क्या ज्यादा इम्पैक्टिंग चीज है, मेरा 15% से कुरियर का चार्ज बढ़ना, या मेरी लेबर का मुझसे 5% की ज्यादा सैलरी मांगना? बताओ, सोच के बताओ, इसमें से की रिजल्ट एरिया कौन सा है, इसमें से क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहाँ करना चाहिए? दो ऑप्शन है। एक, मेरी जो लेबर है मेरी फैक्ट्री में, मैं फैक्ट्री चलाती हूँ, मेरी लेबर जो है वो कह रही है कि हमारी सैलरी 5-5% से बढ़ा दो, हम सबकी सैलरी। और वहीं पे दूसरी कंडीशन है कि जो मैं कुरियर्स, मेरे ऑफिस से कुछ बिल्स वगैरह जाते हैं मेरे सप्लायर्स को, मेरे कस्टमर्स को बिल्स जाते हैं, तो वो जो कुरियर है, वो कुरियर के चार्जेस 15% से बढ़ गए हैं। मेरा की रिजल्ट एरिया कौन सा होना चाहिए, मेरा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल किस पे होना चाहिए? बी पे। और जल्दी जल्दी अपने ऑप्शंस बताओ, सही गलत बात की बात है, पहले बोलो, बोलना सीखो। बी पे? बी? बी है क्या? मुझे बी नहीं समझ में आया। पोस्टल चार्जेस 15% वाले? ठीक, एक सेकंड, मैं एक एक करके पूछती हूँ। प्रियंशी ने बी बोल दिया, अंकित ए या बी? आंसर है, सुनो, जो हम कुरियर भेजते हैं, कुरियर कितने रुपए का होता है? 15 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए। ठीक है, 15% से बढ़ भी गया तो 27 रुपए, 28 रुपए, 32 रुपए, इतने का कुरियर हो जाएगा। ठीक है, वेजेस जाती है 10,000, 20,000, 30,000। 5% से भी बढ़ गई तो वो हो जाएगी 11,000। ठीक है, या 10,500, 21,000। ठीक है, तो मेरा जो इम्पैक्टिंग एरिया होना चाहिए, जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए, वो मेरी लेबर है। लेबर का 5% भी बढ़ाया हुआ मुझे ज्यादा नुकसान कर जाएगा, क्योंकि मेरे पास 100 लेबर हो, 50 लेबर हो, 10 लेबर हो,
सबकी अगर मैं सैलरी बढ़ाऊंगी तो मेरे पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, या कुरियर के 10-10, 2-2, 3-3, 4 रुपए बढ़ेंगे तो इम्पैक्ट आएगा? बात समझ? लेबर से ज्यादा आएगा। तो मेरा जो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की रिजल्ट एरिया शुड बी लेबर का 5% इंस्टेड ऑफ आपका 10% या 15% ऑफ पोस्टल चार्जेस। तो मेरी अगर कुरियर के चार्जेस 15% से बढ़ भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लेबर ज्यादा डिमांड कर रही है, मेरी आर्थिक स्थिति मेरे प्रॉफिट्स पे बहुत फर्क आता है। सिमिलरली ये अगला उसके अंदर एग्जाम्पल आएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे हम आते हैं। हाँ जी। हाँ, अगर मैं तुम्हें एक नॉर्मल एग्जांपल दोबारा से देती हूँ अंकित प्रियांशी की लड़ाई का और इंटरनेट का, तो हमें तो ऐसा लगता है ना, इंसान है भाई, इंसान के ऊपर ज्यादा फोकस करो अंकित प्रियांशी की लड़ाई पे। पर मेरा फोकस क्या है? इंटरनेट पे है। मेरे को ज्यादा असर क्या देगा? समझ में आया? Management by exception. Management by exception, which is often referred to as control by exception, is an important principle of management control based on the belief, ये अब लाइन मार्क कर लेना, in the attempt to control everything results in controlling nothing। सब कुछ अगर कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये लाइन आगे तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, बोर्ड्स में बहुत बार आई है। ठीक है, सब काबू में करने चला था, कुछ भी काबू में नहीं रहा। ठीक है, इस तरह से करो। हर चीज पे अपना रौब चलाने चले थे, किसी ने भी नहीं सुनी, कोई रौब नहीं चला अपना। तो इन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। ये पेपर में लाइन आई तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है कि सब कुछ कंट्रोल करने चलोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि कुछ चीजों को लेट गो कर दो, मत देखो किसी चीजों को। हो रहा है होने दो, थोड़ी बहुत झगड़ा चल रहा है चलने दो, थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो रहा है काम चलने दो, थोड़ा बहुत आपके रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं लगने दो, थोड़ा बहुत तो चलता है। ठीक है, 1-2% की गलती हो रही है होने दो, पर ज्यादा गलती हो रही है तो मत होने दो। ठीक है, तो इन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो इसमें यही बोला गया है that only significant deviation which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management। अगर आपकी कुछ लिमिट, सॉरी आपकी जो वो है डेविएशन है, एक लिमिट तक अलाउड है। ठीक है, अगर 2 घंटे पढ़ना था, आप 1.5 घंटे पढ़ रहे हो या 2.25 घंटे पढ़ रहे हो, चलता है। पर अगर 2 घंटे पढ़ना था, आप आधा घंटा ही पढ़ रहे हो, 1 घंटा ही पढ़ रहे हो, तो वो नहीं चलता। तो एक लिमिट तक ऊपर नीचे होना, डेविएशन थोड़ी बहुत डिफरेंस आना चलता है। पर एक लिमिट के बाद अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, एक लिमिट तक के बाद ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो फिर मैनेजमेंट की नजरों में से लाओ, बताओ कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इफ, ये इसका एग्जाम्पल है, पेपर में आया हुआ है, if the plans lay down 2% increase in the labor cost as an acceptable range in manufacturing organization, only increasing 2% labor cost beyond 2% should be brought to the notice of the management। However, in the case of major deviation from the standard, say 5%, the matter has to receive to immediate action of management on a priority basis। मतलब ये है कि अगर आपने कहा हुआ है कि अगर मैनेजमेंट, ये जो लेबर है, अगर 2% से सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे, वक्त के साथ इतना तो करना ही पड़ता है, काइंड ऑफ थिंग। पर अगर लेबर कह रही है नहीं 5% से बढ़ाओ, ठीक है, 5% से लेबर की सैलरी बढ़ाना बहुत इम्पैक्ट करती है, उसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलेंगे। तो अगर आपको एग्जाम्पल आ गया पोस्टल चार्जेस का और लेबर वाले का, इन दोनों में से किस पे फोकस करना है, तो आप लेबर वाले को चुनोगे और उसे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलोगे। और वहीं पे आपको एग्जाम्पल आ गया कि लेबर 2% की ग्रोथ मांग रही है, वो चलता है। 5% की ग्रोथ मांग रही है तो उसे मैनेजमेंट के पास फटाफट लेके जाओ, ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, मुझे फटाफट बताओ। इसी पॉइंट के नीचे मैंने आपको कुछ और लाइन मार्क करी हुई है, इसी पॉइंट के अंदर, कि डेविएशन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कंपनी में। आपकी जो कंपनी है या आपकी जो लाइफ है उसके अंदर अगर आपने कोई टारगेट लिया और आप उस टारगेट के मैच नहीं कर पा रहे हो और उसके डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसके बहुत सारे मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहले आपका जो स्टैंडर्ड लिया वो गलत हो सकता है। आपका जो प्रोसेस है तैयारी करने का, आपका जो प्रोसेस है काम करने का, वो गलत हो सकता है, उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है। आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो सकता है, इनफ बुक ना हो या जो भी है। हो सकता है आपके स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स हो, आपकी कंपनी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट हो गया, आप फ्रीली काम नहीं कर पा रहे हो,
और बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हों कि वहाँ पे कंडीशंस लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है, बिजली पानी प्रॉपर नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी आपके मुख्य कारण हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। ये भी एनालाइज, ये डेविएशंस के पार्ट हो सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है, सबसे लास्ट पॉइंट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जहां आपको पता चल गया ये सारी कमियां आ रही हैं जिसकी वजह से मैं टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो, अपनी गलतियों को सुधारते हो। ठीक है। The final step in the controlling process is to take corrective action. No corrective action is required when the deviations are with the acceptable limits. अगर 70 का टारगेट और 68 तक आ रहा है, 90 का टारगेट और 88 तक आ रहा है, फिर आप बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2%, 4%, 10% तो किस्मत की भी बात होती है ऊपर नीचे की। तो अगर आप सर्टेन टारगेट लेके चल रहे हो और उसके आसपास वो बहुत 1-2% का फर्क आ रहा है, चलता है, फिर आप सही हो। ठीक है। बट अगर परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा आपका डिफरेंस आ रहा है, तो आपको करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। आपको जानना होगा क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं और उसको फिर रेक्टिफाई करना होगा। और अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी आप अपने आप को रेक्टिफाई करने के बाद भी आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हो, टारगेट ही गलत है। टारगेट को कम करो। ठीक है। आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया था, टारगेट गलत है। उसके नीचे एक बॉक्स है, कॉजेज ऑफ डेविएशन। जैसे कि अगर आपका ये कमी आ रही है आपके बिजनेस के अंदर कि आपका माल डिफेक्टिव आ रहा है, ठीक है, डिफेक्टिव मटेरियल है, तो सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेंज करो और स्पेसिफाई लेके करो। अगर आपकी मशीनरी डिफेक्टिव है इसलिए टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, तो मशीन को ठीक कराओ या रिप्लेस कराओ। अगर आपकी मशीन पुरानी हो गई है, नई मशीन ले लो। आपका प्रोसेस, काम करने का तरीका बेकार है, तो अपने तरीके को अपग्रेड करो। अगर आपकी फिजिकल कंडीशंस ठीक नहीं है और इसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो, फिजिकल कंडीशंस को ठीक करो। लाइट, बिजली, पानी, आपका ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, इन सब के ऊपर फोकस करो। इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के कर लेंगे क्वेश्चन और ये हमारी बुक हो जाएगी टाटा बाय बाय। ठीक है।